वेलकम ओजी नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे ओबीजी के अंदर कवर करता है नॉर्मल प्रेगनेंसी को। तो आज हम टोटली जो डिस्कस करेंगे, हमारी वीडियो जो होगी वो बेस्ड होगी नॉर्मल प्रेगनेंसी पे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके ड्यूरेशंस क्या होते हैं, इसमें ट्राइमेस्टर कौन कौन से होते हैं, एंड जो मेन चीज़ आज हम फोकस करेंगे वो होगी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो फीमेल की बॉडी में, उसकी होल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो सारे जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर जो हमारा वो थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो चेंज है वो उसकी होल बॉडी में होती है। तो एक एक सिस्टम को हम पढ़ेंगे एज लाइक एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इसलिए ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी से। तो एज आपको फिगर में दिख रहा है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक जो फीमेल है उसकी कंडीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द मंथ और वीक्स में हम भी इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक फ़ीमेल की जो बॉडी होती है वो फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल प्रेगनेंसी की कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होता क्या है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है ये एक पूरा पीरियड होता है। हम नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड लेबर को एक में मिक्स नहीं कर सकते हैं। प्रेगनेंसी जो है वो पूरा पीरियड या टाइम है ड्यूरिंग द हम कंसेप्शन से लेके टिल द बर्थ, जो पूरा पीरियड को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। प्रेगनेंसी जो होती है इसमें जो एक फीमेल होती है वो कैरी करती है फर्टिलाइज एग को। फर्टिलाइज एग क्या होता है? फर्टिलाइज एग लाइक ये हमारा ओवम है एंड यहाँ पे हमारा एक स्पर्म है जो दोनों ही फर्टिलाइज हुए हैं। तो दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जो कि फर्टिलाइज प्रोडक्ट होगा। इसे एक वोमेन जो होगी वो कैरी करेगी अपनी बॉडी में। तो इसे जब वो कैरी करेगी, जैसे ये दोनों हमारे फर्टिलाइज हुए एग एंड स्पर्म, एग एंड स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। तो फर्टिलाइज एग जो होता है वो उसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में वो डेवलप होता है। वो फर्टिलाइज एग जो होता है वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में चेंज होता है, फिर वो फीटस में चेंज होने लगता है। तो जो ये पूरी प्रोसेस है ये फीमेल के यूट्रस के अंदर होती है। उस पूरे ही ड्यूरेशन को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी उस पूरे हम उसको बोल सकते हैं कंडीशन को। अब हम बात करेंगे इसमें और क्या चीज़ें दी हैं। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच वन और मोर ऑफ स्प्रिंग डेवलप इनसाइड ए वोमन। इसमें एक या एक से ज़्यादा भी ऑफ स्प्रिंग, हमने ट्विंस के भी बहुत सारे बर्थ देखे हैं कि ट्विंस भी बर्थ होते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो वोमन के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। जेस्टेशनल एज होती है, इसको हम पूरी जो ये एज होती है उसे हम जेस्टेशनल एज कह सकते हैं। फर्टिलाइज के बाद जो हमारा एग होता है वो उसकी लाइनिंग पे, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जैसे हम बात करें अगर ये एक यूट्रस है हमारे पास, यूट्रस की अगर हम बात करें तो जो उसकी लाइनिंग होगी एज लाइक ये एक फीमेल का यूट्रस है, हम बात कर लें तो जो यहाँ पे इसकी लाइनिंग होगी वहाँ आके पूरा जो एग है फर्टिलाइज एग वो वहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब ये जो इम्प्लांट हुआ है ये थ्रू द प्लेसेंटा, यहाँ एक प्लेसेंटा के थ्रू ये जुड़ा होगा जिससे ये न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन को लेगा फीमेल की बॉडी से हमारी। तो एम्ब्रियो पहले वो प्लेसेंटा से अटैच होगा, एम्ब्रियो जो होगा फर्टिलाइज एग है ये, फिर एम्ब्रियो में चेंज होगा, फिर ये फीटस में चेंज होगा। तो होप आपको क्लियर है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कंसेप्शन इज़ द एक्ट ऑफ कंसीविंग। कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें कंसीव करती है फीमेल। इसमें इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम में। यूट्रस की भी 3 लेयर्स होती हैं, तो एंडोमेट्रियम उसकी सबसे इनर वॉल होती है। तो इनर जो वॉल है उस पर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा। ह्यूमन का जो कंसेप्शन होता है, कंसेप्टस, वो फर्टिलाइज एग होता है जो 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो बनता है और 9 वीक से फ्रॉम 9th वीक टिल डिलीवरी इट इज़ कॉल्ड ए फीटस। मतलब अगर हम बात करें बिफोर 8 वीक्स तो उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे एंड आफ्टर 8 वीक्स हम उसको फीटस बोलेंगे।
उसके पहले अगर हम बात करें तो हम उसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ही जाके इम्प्लांट होता है। ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि एंड्रोमेट्रियम में किस स्टेज में फर्टिलाइज एग जो है वो जाके इम्प्लांट होती है, तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में वो जाके वहाँ इम्प्लांट होती है। टिल द 8 वीक्स हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। 9th वीक से लेके टिल बर्थ तक हम उसे फीटस बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव पीरियड्स की अगर बात करें कि वोमेन जो है उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड कब से स्टार्ट होता है, तो जो वोमेन की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो फर्स्ट टाइम आती है, तो उसे हम मेनार्क बोलते हैं। मतलब जब फर्स्ट टाइम उसे पीरियड्स होते हैं। एंड मेनोपॉज मतलब जब उसकी रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद वो कंसीव नहीं कर सकती है, तो उसका रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है वो शुरू होता है मेनार्क से लेके एंड हो जाता है मेनोपॉज पे। ये यूजुअली अगर हम बात करें मैक्सिमम फीमेल्स की, तो ये 13 ईयर्स से स्टार्ट होके हमारा 45 ईयर्स तक का चलता है। बायोलॉजिकली ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जैसे कि 12 ईयर्स भी हो सकता है कुछ फीमेल में, और 50 ईयर हो सकता है मेनोपॉज की हमारा। अब अगर हम बात करें कि ड्यूरेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी की पूरी ड्यूरेशन क्या होती है, तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी की जो पूरी ड्यूरेशन है वो हमारा 37 वीक्स नॉर्मली माना जाता है। अगर 37 वीक्स से पहले जो बेबी है वो डिलीवरी होता है तो उसे हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। और अगर वो 40 वीक मतलब 37 वीक्स से लेके हम 40 वीक्स तक उसे नॉर्मल प्रेगनेंसी ही मानते हैं। अगर वो 40 वीक्स से अबव जाता है तो उसे हम पोस्ट टर्म बेबी बोलते हैं। प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म, टर्म बेबी हम 37 से लेके 40 वीक्स तक का उसे इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, जैसे जो फर्टिलाइज एग है उसके लिए हमारा जेस्टेशन एज कितना है। तो जेस्टेशन एज जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो फीमेल की प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उससे हम फर्स्ट डे उसका इंक्लूड करते हैं। तो उसमें से भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 14 डेज़ को 280 डेज़ में, तो 260 डेज़ आती हैं। तो इसी को फर्टिलाइजेशन या ओवुलेटरी एज कहते हैं हम, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने में। नॉर्मली आपको इस पूरे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में ये याद रखना है कि पूरी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो इसे हम वीक्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि 14 वीक्स का या 280 डेज़ का हो सकता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। इस टाइप से हम मंथ में 9 मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के डिफरेंट मेथड हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी की। तो मेनली हमें पता है कि जो हमने प्रेगनेंसी को डिवाइड किया है वो हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब होता है 3 मंथ्स। 9 मंथ की एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड बर्थ जो होती है वो प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज है जब लेबर हो चुका है। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स के ट्राइमेस्टर्स होते हैं इसमें। अब इसके अलग अलग जो ट्राइमेस्टर हैं वो 3 मंथ्स के हमारे होते हैं। जैसे यहाँ दिया है प्रेगनेंसीज लास्ट फॉर 14 वीक्स, मैक्सिमम वो 40 डेज़ की एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है फर्स्ट डे से लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से हम बेबी के टिल द बर्थ हम उसे पूरा कंक्लूड करते हैं। अब इसमें हमने 3 स्टेज में बांट दिया है इसको, जिसे हम ट्राइमेस्टर बोल रहे हैं। जो एक ट्राइमेस्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स को इंक्लूड करता है। अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इसमें, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो 12 वीक का होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है। ये सारे हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि 12 वीक तक का हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। 13 वीक्स से लेके 28 वीक्स तक का जो पूरा हमारा पीरियड होता है उसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इसमें जो है फीटल की मूवमेंट हमें फील होती है कि फीटस मूव कर रहा है, ये हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में फील होने लगती है। थर्ड एंड लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो हमारा होता है 29 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक का। फर्स्ट वीक से लेके 12 वीक तक का हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। सेकेंड हमारा 13 से लेके 28 था एंड फोर्थ वन इज़ 29 to 40 वीक्स। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें पता है कि जब एक वोमेन जो है वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, मतलब वो फर्टिलाइज एग जो है वो उसके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग ट्राइमेस्टर में अलग अलग तरह के चेंज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है
इस फीमेल की अगर हम बात करें तो जो इसके यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम है। इसकी वजह से इसके और सारे ऑर्गन कम अफेक्टेड हुए हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो यहाँ बेबी थोड़ा डेवलप हो गया है, मूव भी ये करना स्टार्ट कर देता है। बट थर्ड ट्राइमेस्टर जो होती है यहाँ बेबी जो है फुली वो डेवलप हो चुका होता है। फुली डेवलप के बाद उसकी ग्रोथ होने लगती है, मतलब उसका वेट बढ़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो अलग अलग स्टेज में, मतलब अलग अलग ट्राइमेस्टर में फीमेल की बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इन चेंजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस अकर इन मैनी ऑर्गन्स। हमें पता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारे अंदर एक फ़ीमेल की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिक डिमांड्स होते क्यों हैं, क्योंकि फीटस की भी मेटाबॉलिक डिमांड जो है वो फीमेल में ही ऐड होती है। प्लेसेंटा होता है, यूट्रस होता है, उन सारी चीज़ों की डिमांड जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो इसलिए एक फ़ीमेल की बॉडी में हमें बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। जो ये चेंज होता है वो नर्चर करता है फीटस को, मतलब जो ये सारे चेंज आ रहे हैं उसके अंदर फिजियोलॉजिकल या हार्मोनल चेंजेस, ये नर्चर करते हैं फीटस को, प्रिपेयर करते हैं फीमेल की बॉडी को फॉर द लेबर एंड डेवलप करते हैं उसके ब्रेस्ट को कि मिल्क का प्रोडक्शन हो पाए प्यूपेरियम स्टेज में। प्यूपेरियम क्या होता है? प्यूपेरियम उसका एक स्टेज होता है फीमेल का, जब वो फीमेल सारे जो उसके अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस हुए थे, एज लाइक उसका एब्डोमेन जो है वो अपवर्ड हुआ था, बाकी सारे जो उसके इमोशनल चेंजेस हुए थे वो सारे जब उसके बैकवर्ड होने लगते हैं, मतलब उसके जो ऑर्गन्स थे चेंज हुए थे वो सारे जब रिवर्ट बैक होने लगते हैं तो उस पूरे पीरियड को हम प्यूपेरियम पीरियड बोलते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि फीटस को हम प्रिपेयर कर पाएँ, हमारे फीटस को नर्चर मिले, फीमेल की बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाए। फीमेल का ब्रेस्ट जो है प्यूपेरियम स्टेज में जब उसने डिलीवरी करवा दी है बेबी के, तो मिल्क के प्रोडक्शन के में हेल्प हो पाए। अब हम एक एक सिस्टम की बात करेंगे, जैसे कि यहाँ फर्स्ट सिस्टम है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेन जो हमें चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इन्वॉल्व है, फैलोपियन ट्यूब को, सर्विक्स को, तो इन सारी चीज़ों में ही मेनली हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट होल बॉडी हमें चेंज देखने को मिल सकते हैं। अब यूट्रस जो है, अगर हम बात करें फर्स्ट हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है वो यूट्रस में, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो यूट्रस के अंदर ही हो रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की, अगर एक यूट्रस का वेट है तो वो 50 ग्राम होता है और मेजरमेंट में वो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। बट अगर हम एक टर्म वेट की बात करें, टर्म वेट का मतलब होता है कि एक प्रेगनेंसी हुई जो 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक का है, तो उस स्टेज में जो यूट्रस का वेट हो जाता है वो हो जाता है 900 to 1000 ग्राम और मेजरमेंट इसके लेंथ की हो जाती है 35 सेंटीमीटर। मतलब अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका यूट्रस का वेट 50 ग्राम होगा और उसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होगी। बट इन टर्म प्रेगनेंसी 900 to 1000 ग्राम उसका वेट हो जाएगा और मेजरमेंट लेंथ की उसकी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैपेसिटी भी इसकी इंक्रीज हो जाती है 500 to 1000 टाइम्स। इस्थमस की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है इस्थमस जो होता है वो हाइपरट्रॉफिक हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है 3 टाइम्स मोर ओरिजिनल लेंथ, मतलब जितनी उसकी नॉर्मली ओरिजिनल लेंथ होती है उससे 3 मोर हो जाता है वो। ये सॉफ्ट होता है विथ एडवांसिंग प्रेगनेंसी बियॉन्ड 12 वीक, मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है ये सॉफ्ट होने लगता है, प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड होता है, डाउनवर्ड होने लगता है। मतलब मेन इस्थमस का यहाँ पे हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे इस पर स्पिंचर होते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में पाए जाते हैं, जो फीटस को विद इन द यूट्रस रखने में हेल्प करते हैं, इस्थमस के अंदर होते हैं। ये सॉफ्टर होने लगते हैं और हाइपरट्रॉपिक होते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज़ में। इस्थमस की बात करें अगर हम, जैसे यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं, ये फिगर आपको दिया है कि कैसे कैसे जो हमारा इस्थमस है वो कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कि ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेज थी, ये सेकंड स्टेज, सेकंड वाली है, ये थर्ड स्टेज है, तो वो कैसे वर्क कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सर्विक्स की, तो सर्विक्स पे भी यहाँ बहुत अफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में। तो लेंथ जो होता है ये तो इसका कांस्टेंट होता है, लेंथ में इसके हमें कोई भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलता है, लेंथ इसका कांस्टेंट होगा जो कि अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स होगा।
विथ इसकी इंक्रीज होगी हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से, जो एस्ट्रोजन की वजह से आ रही है। इसमें वैस्कुलरिटी ज़्यादा आ जाती है और पर्पल कलर का दिखने लगता है, मतलब ये पर्पल कलरिश होने लगता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और वैस्कुलर सिस्टम मतलब इसके अंदर थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर हम लेट प्रेगनेंसी की बात करें तो सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होने लगता है ड्यू टू ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। लोकल रिलीज होने लगता है इससे प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि हेल्प करता है सर्विक्स के राइपनिंग में। सर्विक्स से हमें यहाँ क्या लेना देना है, क्योंकि जब भी लेबर कंडक्ट होता है तो वहाँ पे सर्विक्स के डायलेशन को हम मेज़र करते हैं। जो हमारा 0 से 10 सेंटीमीटर तक का सर्विक्स डायलेशन होता है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को शो करता है, मतलब नॉर्मल लेबर में हम करवा सकते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वो सर्विक्स से राइपनिंग में हेल्प करती है। यहाँ के जो म्यूकस होते हैं वो थिक होने लगते हैं और एक प्लग भी पाया जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये प्लग आपको यहाँ देखना है, ये देखिए ये प्लग जो है ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बेबी तक ना पहुँच पाए, मतलब जो फीटस यूट्रस के अंदर है वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो इसलिए एक यहाँ प्लग होता है फीमेल के सर्विक्स में। हाइपरट्रॉफिक और हाइपरप्लेसिया हमें दोनों ही देखने को यहाँ मिलते हैं सर्विक्स में। और यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव हमारे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि गुडल साइन किसे बोलते हैं। तो गुडल साइन का मतलब होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स जब सॉफ्ट होने लगती है तो उसे हम गुडल साइन बोलते हैं, जो कि हमारी 6 वीक में देखने को मिलने लगती है। गुडल साइन ये आपको याद रखना है सर्विक्स के बारे में। अब बात करेंगे हम वजाइना के बारे में। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मसल्स लेयर को एपिथेलियम के वजाइना को चेंज करता है। इसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है हमें वजाइना में, और इसका लेंथ जो इसकी डायमीटर भी थोड़े इंक्रीज होने लगते हैं, चेंजेस होने लगती है इसकी कनेक्टिव टिश्यू में, ये मोर इलास्टिक हो जाएंगे। ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा हमें, और जो वजाइनल वॉल्स हैं वो हाइपरट्रॉफिड होंगे। मोर वैस्कुलर क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो यहाँ की वेसल्स हैं उनमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगता है, मतलब जो वजाइना देखने को मिलेगी वो ब्लू कलर की। तो इसे हम जैकमियर साइन बोलते हैं। गुडले साइन हम सर्विक्स की सॉफ्टिंग को बोल रहे थे, जैकमियर साइन बोलते हैं हम ब्लूइश कलरेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ वजाइना। ये सारे ही हमारे जो साइंस हैं ये हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वल्वा की अगर बात करें तो वल्वा जो है वो एडेमस एंड मोर वैस्कुलर, सारी चीज़ों में हम मोर वैस्कुलर देख सकते हैं। सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज़ होती हैं इनमें। मल्टी पैरा अगर है तो इनमें स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। लेबिया माइनोरा जो है वो प्रिगमेंटेड एंड हाइपरट्रॉपिक देखने को मिलेगा वल्वा में। फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो आइदर साइड एंड मोर स्ट्रेच, ये दोनों साइड पे मोर स्ट्रेच होंगे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, मोर वैस्कुलर होंगे। यूट्राइन एंड जो होंगी वहाँ पे ये क्लोज हो जाएंगे, मतलब फिम्ब्राइड एंड जो थी इनकी वो रिमेन ओपन रहेगी, बट ये बीच से जो है क्लोज हो जाएंगे। ओवरी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओवरी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से मेंटेन रहती है हमारी प्रेगनेंसी। इसके एग्जांपल में जैसे कौन कौन से हार्मोन से रिलीज़ करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम जो ओवरी की ही एक वॉल, इसके अंदर की एक सेल्स हैं कॉर्पस ल्यूटियम, वो प्रोड्यूस करती है प्रोस्टाग्लैंडिन जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को कंटिन्यू मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियल लाइन जो है वो ब्रेक हुई तो पूरी प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्शन में चेंज हो सकती है। तो मेन जो हमारा काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का वो प्रोजेस्टेरोन का होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज नोन एज द गुडल साइन, जैसे मैंने आपको बताया। जैकमेयर साइन क्या था, ब्लूरिश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइनल म्यूकोसा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, वो है ब्रीस्ट। तो ब्रीस्ट में भी हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे स्कार्स देखने को मिलेंगे, डार्क कलर हो जाएंगे निप्पल्स में, ग्रोइंग ब्रेस्ट हमें देखने को मिलेगी, और लीकेज भी हमें कोलेस्ट्रम का देखने को मिलेगा, मतलब उससे थोड़ा डिस्चार्ज होगा जो कि उसे प्यूपेरियम स्टेज के लिए उसे प्रिपेयर कर रहा है। ब्रेस्ट जो है वो बीकम होंगे मोर वैस्कुलर, इसके वेट जो है वो 0.4 kg इंक्रीज होंगे। कोलेस्ट्रम इंक्रीज होगी। कोलेस्ट्रम क्या होती है, जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है मतलब रिलीज होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं।
पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा, ट्यूबरकल्स देखने को इसमें डेवलप होंगे और सेकेंडरी एरूला भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेवलप होने लगेंगे। अभी तक हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी, अब हम और सिस्टम्स की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेकंड सिस्टम दिया गया है वैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। तो आप सोचिए कि जो फीमेल है उसकी बॉडी पे वर्कलोड बढ़ रहा है, तो अगर वर्कलोड बढ़ रहा है तो हार्ट के ऊपर भी तो वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना है। तो इसकी वजह से हार्ट रेट भी हमारी 15 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर एक फीमेल की बॉडी पे वर्कलोड बढ़ रहा है तो हार्ट की रेट पे क्या होगा। तो वर्कलोड बढ़ रहा है तो हार्ट को भी और तेज पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी उससे भी 15 बीट पर मिनट बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ दिया भी है, ड्यू टू इंक्रीज इन द वर्कलोड द मसल्स हाइपरट्रॉपी। जो मसल्स हैं हार्ट की हमारी वो इनलार्जमेंट शो करती हैं और हाइपरट्रॉपिक हो जाती हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट इनका इंक्रीज होगा क्योंकि इन्हें मोर ब्लड सप्लाई करनी है, और हार्ट रेट भी इनका 15 रेट्स पर मिनट इंक्रीज हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम इनकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है ब्लड वॉल्यूम की वो बढ़ रही है, तो इसके लिए इन्हें सप्लाई भी अपनी बढ़ानी पड़ रही है। अब क्या क्या चेंजेस हमें ब्लड चेंजेस में देखने को मिलेंगे। जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो ब्लड वॉल्यूम उसमें 400 है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें 550 हो जाता है नियर टर्म में। तो टोटल इंक्रीमेंट इसमें कितने का हुआ हमारा 1500 का। प्लाज्मा वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये हमारा 2500 तक का था। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें जो नियर टर्म है तो इसमें 3750 हो जाता है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज में हमें देखने को मिलता है 1250 का। रेड डेल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ 1400 था, जबकि प्रेगनेंसी में 1750 हो जाता है, मतलब यहाँ इंक्रीमेंट हमें 350 का देखने को मिलता है। हीमोक्रेट्स में 38% था, 32% हो जाता है, मतलब इसमें डिक्रीज हो रहा है। प्लाज्मा वॉल्यूम इसमें इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ रेड सेल के मास जो हैं वो हेमोडाइलेशन को शो करेंगे। फिजियोलॉजिकली एनीमा पेशेंट को हो सकता है। टोटल प्लाज्मा की जो प्रोटीन है वो भी हमें नॉर्मली इंक्रीज देखने को मिलेगी, जो कि 180 ग्राम से लेके 230 ग्राम तक की हो सकती है। तो ये सारे हमारे चेंजेस जो हैं वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हैं। यूजुअली बीपी जो है वो नॉर्मली प्रेगनेंसी में राइज नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ वेन की जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से इंक्रीज हो ही जाती है। यूट्राइन इनलार्जमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसमें बियॉन्ड भी हमें 20 वीक्स के बाद ही हमें देखने को मिलता है। अगर बीपी फॉल्स भी होती है वो तो 10 to 15% में ही फॉल होती है, वरना हमें हाइपोटेंसिव सुपाइन पोजीशन में हमें एक फीमेल को देखने को मिलती है। अब बात करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज अकर ड्यू टू। ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो रहा है तो क्यों हो रहा है। रेड सेल जो हैं वो मास में इंक्रीज हो रहे हैं या प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, रेड सेल कम पड़ रहा है, वहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम और रेड सेल इक्वली हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है, प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो रहा है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है रेड सेल से, इसीलिए यहाँ पे हमें एनीमिया देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म, तो उसके मेटाबॉलिक रेट पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का। जैसे हमने बहुत सारी फीमेल्स में देखा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ को बहुत ज़्यादा हंगर फील होता है और कुछ को बिल्कुल नहीं होता है। तो उनके अलग अलग हार्मोन्स उनके मेटाबॉलिक रेट को भी चेंज करते हैं, तो टोटल मेटाबॉलिक रेट उनकी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उनके अंदर एक फीटस भी डेवलप हो रहा है और फीटस के लिए उन्हें मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने का एक कारण ये भी है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उससे भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, एनर्जी की, तो रेट इंक्रीज होता है 30% तक बेसल मेटाबॉलिक रेट। प्रोटीन मेटाबॉलिक जो है ये भी पॉजिटिव नाइट्रोजिनस होता है, जो कि फॉल होता है 15 to 20% तक। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में हमें हाइपर इंसुलिनिया देखने को मिलता है एस्ट्रोजन की वजह से। ह्यूमन के जो प्लेसेंटा हैं वो लैक्टोजन को ही तोड़ते हैं मैटरनल लाइपोसिस के लिए, और मिल्ड जो ग्लाइकोस्यूरिया होती है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी GFR रेट को अफेक्ट करती है। फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देयर इज़ इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, मतलब 3 to 4 kg एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो है वो इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
फैट को एब्डोमिनल वॉल पे स्टोर करते हैं, ब्रेस्ट पे या हिप पे या थाई पे ये स्टोर होती रहती हैं। आयरन का मेटाबॉलिक भी यहाँ पे बढ़ता है क्योंकि जो फीटस है उसे टोटल उसकी जो रिक्वायरमेंट है प्लेसेंटा की मेंटेन करने के लिए आयरन की वो बढ़ती है। तो पहले के टाइम पे तो था कि जब कोई लेडी थी वो प्रेगनेंसी को कंसीव करती थी तब वो आयरन लेने को स्टार्ट करती थी, बट अभी क्या है, अगर कोई फीमेल है वो कंसीव करने का सोच रही है तो डॉक्टर उसे बिफोर प्रेगनेंसी कंसेप्शन उसे एडवाइस करते हैं कि वो आयरन को लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जब तक उसे प्रेगनेंसी का पता चलता है 2 to 3 मंथ्स बीत चुके होते हैं, तो तब तक बेबी के कुछ डेवलपमेंट्स हो चुके होते हैं जिसे हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम बिफोर द कंसेप्शन ही हम आयरन के टेबलेट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं तो रिस्क ऑफ जो हमारे एबनॉर्मलिटीज़ थे वो कम हो जाते हैं। तो ये अभी एक अच्छी चीज़ आई है। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो 1000 mg है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फेटस एंड प्लेसेंटा का 300 mg एंड एक्सपेंडेड रेड ब्लड सेल्स के जो मास होते हैं वो 400, बाकी मदर को नीडेड होती है 300। मैटरनल वेट गेन होता है। अगर हम बात करें कि एक फ़ीमेल का कितना वेट गेन होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एज लाइक वो 15 kg की थी तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसकी पूरी वेट कितनी होगी, तो 11 to 16 kg एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का वेट होता है जो कि इंक्रीज़ होता है। अब ये इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक फेटस ग्रोथ कर रहा है, उसके यूट्रस का वेट भी बढ़ रहा है, वहाँ पे प्लेसेंटा भी है। तो इन सभी रीज़न से उसके एवरेज वेट गेन जो होती है प्रेगनेंसी में वो 11 से लेके हमारी 16 kg तक की हमें देखने को मिल सकती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि किन किन चीज़ों का टोटल हमारा अफेक्ट होता है। जैसे फीटस है तो एक टर्म फीटस की बात करें तो मान लीजिए वो 2.5 to 4 kg का नॉर्मली होता है, तो यहाँ पे 3.3 kg दिया है। यूट्रस 0.9 kg दिया है, प्लेसेंटा 0.6 kg, अमनियोटिक फ्लूइड भी होता है जो 0.8 kg होता है, ब्रेस्ट इंक्रीज हो रहा है 0.4 kg, फैट 3.5 kg, ब्लड वॉल्यूम 1.3 kg एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है 1.2 kg। तो टोटल जो फीमेल की वेट गेन हो रही है वो 12 kg की हो रही है। तो एवरेज वेट की अगर बात करें तो 11 to 16 हम मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्किन चेंजेस के ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बाकी हमने अलग अलग सिस्टम के बारे में बात किया, तो स्किन पे भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेलानिन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो इसीलिए उसमें अलग अलग पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि उसमें पैची कलर देखने को मिलेंगे उसके फेस पे, जिसे हम क्लोस्ट्रमा कहते हैं, क्लोस्मा और मलास्मा और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उसके चेहरे पे भी हमें बहुत सारे पैची कलर्स देखने को मिलते हैं फीमेल के, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उसके प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेके अम्ब्लाइकस तक का उसके एक लाइन पे हमने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स में एक डार्क लाइन सी हमें उनके यूट्रस पे दिखाई देती है, मतलब एब्डोमेन पे, तो उसे हम लीनिया नाइगेरा बोलते हैं। लीनिया नाइगेरा का मतलब है कि पिगमेंटेड लाइन देखने को मिलती है सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके अम्ब्लाइकस तक का। अब हम जैसे उसके एब्डोमिनल साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि उसके जो एब्डोमेन है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो स्ट्रेच हो रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पे लेयर्स जो होते हैं वहाँ पे मार्क्स हमको देखने को मिलता है, तो उसे स्ट्रेच ग्रेविडेरम बोलते हैं, ग्रेविडेरम, जो हमें मैक्सिमम आफ्टर द डिलीवरी फीमेल्स की एब्डोमेन पे वो रह जाते हैं। मार्क्स जो हैं हमें फीमेल की बॉडी पे देखने को मिलते हैं। माइन्यूट रेड एलिवेशन स्किन्स पे, फेस पे, नेक पे भी देखने को मिलते हैं हमें बहुत सारे, चेस्ट पे, जिसे हम एंजियोमास बोलते हैं। रेडनिंग ऑफ पाल्म नन एज पाल्मर एरिथेमा, उनके पाम्स में भी हमें कभी कभी रेडिंग देखने को मिलती है, तो जिसे हम पाल्मर एरिथेमा बोलते हैं। मतलब ये सारे स्किन से रिलेटेड हैं। लीनिया नाइगेरा किसे हम बोल रहे थे, सिम्फाइसिस प्यूबिस लेके अम्ब्लाइकल तक का था। फेस पे जो उसके आ रहा था उसे हम मलास्मा बोल रहे थे। स्ट्रेच मार्क हम किसे बोल रहे थे, जो फीमेल का पूरा एरिया था एब्डोमेन का जो स्ट्रेच की वजह से बढ़ा था उसे हम स्ट्रेच मार्क बोल रहे थे। और स्ट्रेटिया ग्रेविडम हम बोल रहे थे इसी को, जो स्ट्रेच हो रहा था। स्ट्रेच मार्क और ये दोनों हमारे सेम ही हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी चेंजेस की। तो रेस्पिरेटरी चेंजेस में हमें देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब बेबी मतलब डिलीवरी होने वाली होती है तब वो धीरे धीरे 37 वीक्स के बाद वो धीरे धीरे नीचे की साइड में डिसेंड होने लगता है, वरना वो फंडस एरिया में ही
होता है तो फंडस एरिया पे बहुत ज़्यादा डायाफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में? टाइडल वॉल्यूम, माइन्यूट वेंटिलेशन, ऑक्सीजन अपटेक एंड एयरवे कंडक्शन, ये सारी ही चीज़ें हमारी बढ़ेंगी। रेस्पिरेटरी वाइटल कैपेसिटी एंड मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी हमारी अनचेंज रहेगी। रेसिडिवल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडिवल कैपेसिटी और डिक्रीज होती हैं ये प्रेगनेंसी में। कुछ इंक्रीज हो रही हैं, कुछ सेम रह रही हैं, कुछ डिक्रीज हो रही हैं हमारी। यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें हम चेंज की, तो यूरिनरी सिस्टम भी हमें चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि जो बेबी है वहाँ पे प्रेशर हमारा किडनी पे, ब्लैडर पे हमारा प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी फील होती है। तो द किडनी इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ये लेंथ में इंक्रीज हो जाता है 1 to 1.5। यूट्रस जो होता है वो इलॉन्ग होता है, कर्व होता है, इसकी वजह से फीमेल को यूरिन स्टैटिस फील होती है। ब्लैडर पे हमारे वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, मसल स्टोन उसका डिक्रीज हो जाता है। GFR रेट इंक्रीज हो जाती है 50% एंड रिनल प्लाज्मा का जो फ्लो रेट था वो भी इंक्रीज होता है 25 to 15%। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें भी हमें कुछ मेन चेंज देखने को मिलेंगे, जैसे गम्स जो हैं वो हाइपरमेटिक देखने को मिलेंगे, मतलब उनमें से कभी कभी ब्लड्स भी आते हैं। इप्यूलिस प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगी हमें। हाइपर स्लाइवेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्लाइवा रिलीज होगा। पीका मतलब होता है मिट्टी वगैरह खाना, जैसे कि बहुत लोगों मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारी फीमेल्स को मिट्टी खाने का भी मन करता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, हार्ट बर्न फील होगा उन्हें, कॉन्स्टिपेशन होगा। गाल ब्लैडर में इनके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में भी पाया जाएगा, जो गाल ब्लैडर की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से कभी कभी स्टोन फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। इनकी एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है, इनकी थ्रस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ये सारे हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के चेंजेस हैं। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो यहाँ हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे, तो ग्रेविडा यूट्रस में अगर हम बात करें तो अल्ट्रेशन इन बॉडी पोस्चर, मतलब उसकी जो बॉडी की पोस्चर है वो हमें थोड़ी हमारी चेंज हो जाती है, कि जैसे जैसे उसका वीक्स बढ़ने लगते हैं, ट्राइमेस्टर बढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे उसकी कर्व जो पोस्चर थे वो चेंज होने लगती हैं। इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो कि रिलैक्स करती हैं, सॉफ्ट करती हैं पेल्विक जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स को, तो ये दोनों हार्मोन हमारे जो हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं, जो रिलैक्स करते हैं जॉइंट्स और लिगामेंट्स को। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें कि क्या क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ भी हमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इनलार्ज होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके जो लोब होते हैं मेनली एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो लोब इसके होते हैं। तो एंटीरियर लोब जो होती है वो अपने आप को हाइपरट्रॉपिक कर लेती है, इसका वेट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है कंप्रेस करने में, जिसकी वजह से कभी कभी हेडेक देखने को फीमेल को फील होता है। सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको कि FSH और LH जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिल्कुल इनहिबिटेड होता है, इसके इफेक्ट से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के, क्योंकि ये हमारे जो हम मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं, तो अगर ये रिलीज़ होते हैं तो प्रेगनेंसी हमारी ब्रेक हो जाती है। इंक्रीज TSH सिक्रेशन हो जाता है थायराइड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से, और पोस्टीरियर ग्लैंड जो हैं वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं मेनली, ताकि प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यूस मेंटेन है। एंड ड्यूरिंग द लेबर पेन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिससे बेबी ईजिली एक्सपेल आउट हो पाए। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये भी साइज एंड एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट प्रेग्नेंट वोमेन में यूथायराइड देखने को मिलता है। थायराइड बाइंडिंग जो ग्लोबिन कंसंट्रेशन होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं, और इनमें T3 एंड T4 भी टोटली इंक्रीज होंगे। पैराथायराइड की अगर बात करें तो ये भी साइज में इंक्रीज होंगे और एक्टिविटी में भी इंक्रीज होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ प्लेसेंटल हार्मोन्स की, मतलब कि कुछ यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। जैसे ये बेबी है हमारा, तो बेबी प्लेसेंटा से ही अटैच होता है, तो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो बेबी और प्लेसेंटा को कनेक्ट रखने में हेल्प करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जो जिसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है प्रेगनेंसी में
250 mg पर डे होता है। इसका एक्शन क्या होता है कि कोलोन की एक्टिविटी को रिड्यूस रखे, नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन को भी रिड्यूस रखे, ये ब्लैडर एंड यूट्रिक टोन को रिड्यूस रखे, डायस्टोलिक प्रेशर को रिड्यूस रखे, टेम्परेचर को ये बॉडी के रेज रखे। एस्ट्रोजन इसकी भी सोर्स ओवरी इन अर्ली प्रेगनेंसी, लेटर ओजेस्ट्रॉन एंड ओस्ट्राडियल प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा इंक्रीज 100-fold, ओस्ट्रियल प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा एंड फीटल एड्रेनल इंक्रीज 1000-folds। मतलब स्टार्टिंग में तो एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से रिलीज होता है, बट लेदर प्रेगनेंसी ये हमारी प्लेसेंटा से निकलने लगती है। इसका लेवल जो होता है वो 85% तक इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम ये एटलीस्ट हमारे होते हैं 30 to 40 mg पर डे में। ये यूट्रस के ग्रोथ और कंट्रोल को भी इंड्यूस करते हैं कि उसकी कितनी ग्रोथ होनी है और कितना उसके फंक्शन को हमें कंट्रोल करना है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रीस्ट के डेवलपमेंट के लिए, अल्टर केमिकल कॉन्स्टिपेशन के लिए, मतलब जो भी वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन या कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए हैं वो वाटर के रिटेंशन को भी कॉज करते हैं और सोडियम एक्सक्रीशन को रिड्यूस करते हैं। ये सारे हमारे प्लेसेंटल हार्मोन्स थे जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करेंगे चेंज इन नर्वस सिस्टम की, कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो नर्वस सिस्टम में हमें हेडेक, जो एक फीमेल होती है उसे पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हेडेक देखने को मिलता है, जो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है हार्मोनल चेंज की वजह से। उसे डिजीनेस भी फील होती है हाइपोटेंशन की वजह से, या हाइपोग्लाइसीमिया कभी कभी हो जाता है। टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब उसके हाथों पैरों में झुनझुनाहट से उसे फील होती है। ये कॉमन है क्योंकि एक्सेसिव हाइपर वेंटिलेशन की वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो डिक्रीज होता है उसकी वजह से टिंगलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल चेंज की। अभी तक हमने फिजियोलॉजिकल चेंज की बात की थी, तो साइकोलॉजिकल चेंज जो है हमारे, फिजियोलॉजिकल चेंज हमारे सिस्टम वाइज थे, जबकि साइकोलॉजिकल चेंज जो हमारे हैं वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं कि फीमेल को एंजाइटी फील होती है, प्रोवोक टीयर्स होते हैं, उसको बीकम डिप्रेस्ड और एंग्री, मतलब उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है क्योंकि उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस सडनली हो रहे हैं। उसे अबॉर्शन का भी डर होता है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो साइकोलॉजिकल चेंज हो रही है उसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो जो वोमेन होगी उसे एक्स्ट्रा इमोशनल सपोर्ट चाहिए उसके पार्टनर से और उसकी पूरी फैमिली मेम्बर से। सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करें तो वो सेल्फ कॉन्शियस होती है कि उसका वेट गेन हो रहा है, ओवरवेलमिंग इवेंट्स होते हैं, उसे फीटल की मूवमेंट फील होने लगती है 20 वीक्स तक में, और मेल और फीमेल क्या बर्थ होगा उसके बारे में भी वो सोचने लगती है ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो एंजाइटी होने लगती है फीमेल को कि लेबर कैसा होगा, बेबी कैसे बर्थ होगा, ये सारी चीज़ों में। और उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं वो मदर और फादर दोनों के ही एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को हेल्प करके उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये ऑल ओवर आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने एक यूनिट का बस एक ही टॉपिक को पूरी स्टडी की है, जो कि था नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होती है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारा कंसेप्शन का एक पूरा प्रोसेस होता है, जो पीरियड है कंसेप्शन से लेके टिल द बर्थ। इसके कुछ ट्राइमेस्टर में स्टेजेस को हमने बांटा है 3 ट्राइमेस्टर्स में। फिजियोलॉजिकल चेंज की बात करें तो मेनली चेंज जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा, बट होल बॉडी इसमें चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है, और साइकोलॉजिकल चेंज में हमें फीमेल को देखने को मिलती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, जो है हमारा असेस एंड कंफर्म प्रेगनेंसी, कि हम प्रेगनेंसी को कैसे असेस करेंगे और उसके कंफर्मेशन के लिए हम क्या क्या डायग्नोस करेंगे और क्या क्या साइंस हैं, साइन सिम्टम्स हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि एक प्रेगनेंसी कंसेप्शन हुआ है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है फीमेल को। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।